हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की और इसके साथ साथ हम कूलाम का सदिश रूप, विद्युतशीलता और एकांक आवेश को भी हम परिभाषित करेंगे। साथ ही कई सारे आवेशों के कारण लगने वाले बल या हम कहें अध्यारोपण का सिद्धांत की हम बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे तुलना के बारे में, जिसमें हम स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है स्थिर विद्युत बल कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम कहता है किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों, ध्यान रखना है आपको कि दोनों आवेश सबसे पहले तो स्थिर होने चाहिए और वो बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश कहने का मतलब उनके आकार बहुत ही छोटे होने चाहिए। तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो लाइन्स आपको ध्यान में रखनी है कि लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम यदि मैथमेटिकल फॉर्म में समझे, देखिए मान लीजिए बच्चों कि भाई यहाँ हमने दो बिंदु ले लिए इस प्रकार से A और B, और हम समझ लेते हैं कि A पर मान लीजिए एक कोई आवेश है Q1, ठीक है बच्चों, आवेश का परिमाण कितना है Q1, और B पर जो स्थिर बिंदु आवेश है इसका परिमाण मान लेते हैं Q2। अब दोनों कैसे आवेश है, धनावेश है, ऋणावेश है, अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो मान लीजिए Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो मान लेते हैं हम R है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो आपको याद होगा बच्चों कि यदि दोनों आवेश हमारे विजातीय होंगे, मतलब एक प्लस होगा और एक दूसरा माइनस, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, तब उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। और यदि दोनों आवेश सजातीय हैं, मतलब दोनों के दोनों धनावेश हों या फिर दोनों के दोनों ऋणावेश हों, तब उनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान F जो होगा ये अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तो पहले आवेश का परिमाण कितना है बच्चों Q1, दूसरे आवेश का परिमाण कितना है Q2, तो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों R, उसका वर्ग किया तो R² और उसके व्युत्क्रमानुपाती है मतलब 1/R²। तो इस तरीके से हमारे पास में दो इक्वेशन आपको मिल गया बच्चों। यदि इन दोनों इक्वेशंस को माफ कीजिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग साथ में लिखें तो हम लिखेंगे इसको F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। क्लियर रहा बच्चों यहाँ तक? ये आपको ध्यान में रखना है, चूंकि यहाँ पर ये दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए हम कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए बच्चों, तो हमारे पास मूल रूप आ गया कूलाम के नियम का। अब इसके आधार पर जो हम यहाँ पर यूनिट लेंगे, SI मात्रक लेंगे या CGS मात्रक लेंगे, उसके हिसाब से हम अनुक्रमानुपात जो भी हम नियतांक लगाएंगे उसके मानों को हम देखते हैं। तो जनरली मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नियतांक इस्तेमाल कर लिया F बराबर, और हमने ले लिया K, छोटा K ले रहा हूँ, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है बच्चों यहाँ तक? तो F का मान हो गया K Q1 Q2 बाई R²। अब इनके मानों को हम कैसे देखेंगे समझिएगा। तो जैसा मैंने बताया कि इसका मान मात्रक पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SI पद्धति में। तो बच्चों SI पद्धति में अब आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मैं ले रहा हूं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात। तो बच्चों ध्यान से समझना है, वायु या निर्वात कहने का मतलब कि यदि जो दोनों आवेश हैं उनके बीच वायु का माध्यम हो, है ना, जैसे हमारा ये कमरा है और ये दो आवेश रखे हुए, इनके बीच में वायु भरी हुई है, तब इस K का जो मान होगा, ध्यान में रखना है बच्चों, K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा यहाँ पर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है।
निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, बिल्कुल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, आपको ध्यान में रखना। अच्छा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान आपका होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। ये आपको याद में रखना है ना। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9 गुणा 10 के घात में 9 आपको रखना है। तो यदि अब इस मान को हम यहाँ पर रखें बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर न्यूटन। तो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य एसआई पद्धति में वायु या निर्वात पर लगने वाले बल का मान इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि वायु या निर्वात की जगह कोई दूसरा माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम हो, है ना, अन्य माध्यम की उपस्थिति में, तो अन्य माध्यम जैसे क्या होता है बच्चों, हर एक माध्यम की अपनी एक विद्युतशीलता होती है। जैसे हमने बताया वायु या निर्वात है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट लिया था, कोई और माध्यम है तो उसकी अपनी एक विद्युतशीलता होगी जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन, बस केवल कहेंगे एप्सिलॉन है यहाँ पर आपका माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसको यहाँ पर रखते हैं हमारे मेन फॉर्मूले पे k की जगह पर, तब हम इसको यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इतने न्यूटन आएगा ये, ठीक है बच्चों। अब एप्सिलॉन की जगह पे हम इस पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि ये एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के, ठीक है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब आप पूछेंगे कि ये एप्सिलॉन आर क्या है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर, इसे भी लिख दे रहे हैं अपन यहाँ पर, एप्सिलॉन आर है आपकी निरपेक्ष विद्युतशीलता, जिसको हम अभी आगे परिभाषित भी करेंगे, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। निरपेक्ष विद्युतशीलता को ही आपको ध्यान में रखना है, इसी को ही हम K भी कहते हैं, जहां K कहलाता है हमारा माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो कई सारी किताबों में आपको एप्सिलॉन आर की जगह पे K भी लिखा होगा, 1/4 एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू K, है ना, हम रख देते हैं इसको। तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या फिर K और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए जब हम बल लेंगे F, तो F बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर न्यूटन। और किसी भी अन्य माध्यम के लिए 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और एप्सिलॉन की जगह पर आप क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, या फिर एप्सिलॉन R की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर K भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान में रखना है निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम का परावैद्युतांक, दोनों के दोनों बराबर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें पानी के लिए, तो पानी के लिए जो हमारा निरपेक्ष हम बात करें, हाँ, निरपेक्ष विद्युतशीलता की या उसके पानी के परावैद्युतांक की बात करें तो ये लगभग 80.4 के आसपास होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात। अच्छा, अब एसआई पद्धति के बाद यदि हम सीजीएस पद्धति की बात करें, ठीक है बच्चों, सीजीएस पद्धति पे, तो सीजीएस पद्धति में जब भी हम K का मान लेंगे, ध्यान में रखना है, तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या, इसको भी हम इसी प्रकार से दो भागों में तोड़ लेंगे, वायु या निर्वात के लिए या फिर माध्यम के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए K का जो मान होता है ये बराबर होता है 1 के, और इस स्थिति पे जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा बल F बराबर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। किसके लिए बच्चों, सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। इसके अलावा यदि अन्य माध्यम कोई भी हम लेते हैं, अन्य माध्यम, और उस माध्यम का परावैद्युतांक हमने ले लिया मान लीजिए K, है ना, अन्य माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। ध्यान में रखना यहाँ पर कैपिटल K ले रहा हूं और ये स्मॉल K है,
ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है। तो जब अन्य माध्यम कोई k होगा, उस स्थिति में इस स्मॉल k की जगह पर आप लोग 1/K लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? 1/K। और अब जब ये मान आप रखते हो तो f बराबर हो जाएगा आपके पास में 1/K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी अन्य माध्यम के लिए CGS पद्धति में बल F बराबर 1/K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K क्या है बच्चों? आपका माध्यम का परावैद्युतांक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि कूलाम का नियम क्या है। वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर Q1 Q2 आवेश लिए थे और F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 F अनुक्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को जब हमने साथ में लिखा तो इस तरीके से हमने ये सूत्र निकाला। आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि Q1 Q2 यदि दोनों चूंकि अनुक्रमानुपाती में है तो दोनों आवेशों के परिमाणों को आप बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि आप दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, है ना, दोनों को दूर दूर कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का जो मान है वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हम बच्चों विद्युतशीलता के SI मात्रक और विमीय सूत्र की बात कर लें। ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि F बराबर होता है कितना? जैसे मान लीजिए मैं वायु निर्वात के लिए ले रहा हूँ तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ से आप मान निकालें तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हम लगभग लिख सकते हैं 1/4πF, ये यहाँ चला गया, F यहाँ आ गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। SI पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए बच्चों Q1 Q2, तो Q1 आवेश के लिए मात्रक हम लेते हैं कूलाम, और चूंकि यहाँ पर 2 बार है, इनटू पे दिख रहा है आपको, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कूलाम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बल है, और बल के लिए हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? न्यूटन, और इनटू पे आपको साथ में दिख रहा है दूरी, और दूरी के लिए हम लेते हैं बच्चों SI पद्धति में मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ सकते हैं इसको? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, संकेतों पे भी अपन लिखना चाहें इसको तो कूलाम के लिए कैपिटल C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। अच्छा, इसके आधार पे हम आसानी से इसका विमीय सूत्र भी बता सकते हैं, तो वो भी आप बता दें विमीय सूत्र। कई बार ऐसा पूछा जाता है, सिंपल से 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो Q1 और Q2, Q1 के लिए या आवेश के लिए विमीय सूत्र होता है AT, 2 बार लिखा हुआ है, अपन ने 2 बार यूज कर लिया, AT डिवाइडेड बाई 1/4π नंबर है, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। बल के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए MLT-2, 11th में आपने काफी मेहनत कर रखी हुई है, और इनटू में R है दूरी, और दूरी के लिए हम लेते हैं L, है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। देखो द्रव्यमान ये M ये है, अकेला है यहाँ पर और कोई नहीं है, M को हम ऊपर लेके गए तो M के पावर में -1, L देखिए यहाँ पर ये एक अकेला और ये 2 है तो L स्क्वायर एंड L, तो ये हो गया L3, और ऊपर जाएगा तो L के पावर पे -3। T देखिए बच्चों यहाँ पर, यहाँ T स्क्वायर और ये T के पावर पे -2, ये ऊपर गया तो ये 2 पहले से था, -2 और ऊपर चला गया तो ये हो गया T के पावर पे 4, और A2 यहाँ पर है तो A स्क्वायर। ध्यान रखना है बच्चों, M-1 L-3 T के पावर पे 4 और A2। क्लियर रहेगा ये बात। अच्छा, इसके अलावा यहीं पर हम लोग अपने एकांक आवेश को परिभाषित करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या उससे पहले हम बात करते हैं जैसे कि किसी भी माध्यम की उपस्थिति पर दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या हम कोई दूसरा माध्यम, दोनों आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम हो तो बल का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, आपने देखा कि जब हम माध्यम की विद्युतशीलता लेते हैं वो कहाँ लेते हैं? बटे पे लेते हैं।
तो जिस माध्यम की विद्युतशीलता जितनी अधिक होगी उसके लिए उन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उतना ही कम होगा। ठीक है बच्चों, इसी को आप गणितीय रूप में भी दिखा सकते हो। जैसे जनरली हम समझें वायु या निर्वात के लिए, ध्यान से देखना है बच्चों, वायु या निर्वात के लिए कूलाम के हिसाब से Fa है ना, वायु या निर्वात के लिए मान लेते हैं, तो लगने वाले बल का मान कितना होगा, तो सपोज मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही हम ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दो आवेश Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, और किसी माध्यम है ना, तो ये एप्सिलॉन माध्यम के लिए, एप्सिलॉन माध्यम के लिए, एप्सिलॉन यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता है, ध्यान रखनी है, तो ये इसको यहाँ पर अपन लिख भी देते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसके लिए हमने चूंकि माध्यम है m यूज कर लिया और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k यूज करना है, k कर लीजिए, और फिर इंटू पे आ गया आपके पास में Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। कोई दिक्कत बच्चों? तो जब आप Fa और Fm है ना, वायु में लगने वाला बल और माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल को भाग देते हैं एक दूसरे से, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया यहाँ पर, Q1 Q2 बाई r² ये भी कट गया, k अपॉन में बचेगा ना यहाँ पर, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में k। ठीक है, तो यहाँ से आप तुलना कर सकते हैं, Fa इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू Fm। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हैं कि किसी भी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल का मान k गुना होता है, मतलब उसके परावैद्युतांक के गुणे के बराबर होता है, किसमें, वायु या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाले बल के मान के। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करें। इसमें हम बच्चों एकांक आवेश को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास है वायु या निर्वात पर लगने वाले बल का मान किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में F बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम कुछ चीजें, कुछ तुलनाएं करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो मान लीजिए Q1 Q2 जो दो आवेश हैं वायु या निर्वात में, इनको हमने बराबर कर लिया है ना, Q1 बराबर है किसके, Q2 है, दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों सजाती है, और इनके मान को हम चूंकि एकांक आवेश दिखाना है तो हमने इनको मान लिया 1 कूलाम। ठीक है बच्चों, और इनके बीच की दूरी जो r है, r को हमने रख दिया 1 मीटर। क्लियर है? अब रख के देखिए जरा, तो F बराबर देखिए बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 के घात में 9, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में 1 गुणा 1, और बटे में भी आ गया आपके पास में 1 का स्क्वायर न्यूटन, चूंकि बल है ना। तो हल करेंगे आप बच्चों, तो F बराबर कितना आ गया, 9 गुणा 10 के घात में 9 न्यूटन। इसके आधार पर आप एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार से बच्चों, तो हम कहेंगे कि यदि दो सजाती आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हो तथा उनके मध्य लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 के घात में 9 न्यूटन हो, तब वो आवेश एकांक आवेश या फिर 1 कूलाम आवेश कहलाएगा। वापस से बच्चों, कि यदि दो सजाती आवेश एक वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हो तथा उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 9 गुणा 10 के घात में 9 न्यूटन हो, तब वो आवेश एकांक आवेश या फिर 1 कूलाम आवेश कहलाएंगे। इस प्रकार से हम 1 कूलाम आवेश की परिभाषाएं दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में, तो ये बेसिक चीजें हैं बच्चों कूलाम के नियम के बारे में, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है, सीमाएं या विशेष जो कूलाम के नियम के लिए है वो हम समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसमें ध्यान में रखना है कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही कार्य करता है। यदि आवेश आपका गतिशील है तब वहां पर कूलाम का नियम कार्य नहीं करेगा। इसके बारे में कि बल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम फिर कभी किसी और वीडियो पर बात करेंगे।
अच्छा, सबसे पहला हमने बोला कि ये केवल स्थिर आवेशों के बारे में कार्य करता है। दूसरा कि आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए, आकार में बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। आकार में जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो आवेश का जो प्रभाव है ना, तो आवेश का प्रभाव एक समान नहीं रह पाएगा। ठीक है बच्चों। तीसरी चीज कि यह बहुत अधिक दूरियों और बहुत कम दूरियों के लिए कारगर नहीं होता है। बहुत अधिक दूरी कहने का मतलब कि 10 के घात में 15 मीटर से अधिक दूरी यदि हो तब वहां पर भी ये काम नहीं करेगा। और बहुत कम दूरी मतलब 10 के घात में -15 मीटर से कम हो, अर्थात आपका जो नाभिक का आकार है यदि उससे भी कम दूरी पर कोई दो आवेश हो तब भी ये कूलाम का नियम वहां पर कार्य नहीं करता है। तो ये कुछ चीजें आपको बच्चों इसमें ध्यान रखनी है। कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में दो आवेश हैं, एक ये आवेश Q1 और दूसरा आवेश हमने लिया यहाँ पर Q2, और दोनों हम मान के चलते हैं कि सजातीय आवेश है, मतलब दोनों या तो प्लस प्लस है या तो दोनों माइनस माइनस है। अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये पहला वाला आवेश दूसरे वाले को प्रतिकर्षित करेगा और दूसरा वाला आवेश पहले वाले को प्रतिकर्षित करेगा। कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है बच्चों कि कूलाम का बल जो होता है एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल कहने का मतलब बच्चों कि ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो जैसे यदि हम कहें कि पहले आवेश पर कितना बल लग रहा है तो ये Q2 वाला इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसी रेखा के अनुदिश ये इस तरीके पर प्रतिकर्षित करेगा। और मान लीजिए इसका मान मैंने इस तरीके से लिखा कि पहले आवेश पर लगने वाला बल और किसकी वजह से लग रहा है, दूसरे आवेश की वजह से लग रहा है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से Q2 वाले आवेश को पहला वाला प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं F21। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। अच्छा, यदि दोनों विजातीय आवेश होते तो आकर्षित करते और सेम इस तरीके से दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते। याद रहेगा बच्चों। अच्छा, तो यदि मान लीजिए हम बोलते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है इस दूरी को हमने ले लिया बच्चों r, तो इसको आप सदिश रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो ध्यान से लिखिएगा बच्चों। पहले आवेश पर लगने वाला बल, पहले आवेश पर तो लगने वाला बल आप पूरा लिखिएगा उस पे, है ना, मैं शॉर्ट उस पे लिख रहा हूं। तो पहले आवेश पर लगने वाला बल जिसको हम कह सकते हैं F12 सदिश रूप में, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो इसको हम लिखेंगे R12। R12 कहने का मतलब कि पहले आवेश की स्थिति है दूसरे आवेश से। ठीक है बच्चों। और R12 चूंकि ये मापांक में है तो इसका स्क्वायर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर लगेगा आपके पास में R12 का एक इकाई सदिश। ठीक है बच्चों। तो ये इसका सदिश रूप कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सदिश रूप में जब भी आप लिखोगे तो यहाँ R12 का स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा R12 का कैप, जिसको हम एकक सदिश भी बोलते हैं। अच्छा, इस एकक सदिश का मान कितना होता है, तो ये R12 का मान इस तरीके से आप लिख सकते हैं R12 और डिवाइडेड बाई पे यहाँ पर आ जाएगा R12। ये सिंपल प्लेन जो मैं लिख रहा हूँ ये ध्यान रखना है कि ये परिमाण है, मान है उसका। यदि आप इसको यहाँ पर रखें तो ये लगभग बराबर हो जाएगा F12 बराबर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए आपने इसके मान को रखा तो नीचे आ गया आपके, या एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं, R12 का स्क्वायर इंटू वेक्टर फॉर्म में R12 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का क्यूब, और इंटू पे आ गया आपके पास में वेक्टर R12। याद रहेगा बच्चों। सेम इसी तरीके से दूसरे आवेश पर, है ना, तो अब अपन सारा का सारा वापस से वही काम नहीं करेंगे, है ना, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे दूसरे आवेश के लिए, तो दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल और सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दूसरे आवेश की स्थिति पहले आवेश से, और चाहे तो क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं या पहले हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, और इनटू पे R21 का कैप, और इसको भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों।
अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं चूंकि दोनों आवेश स्थिर हैं और दोनों के बीच की दूरी बदल तो नहीं रही है। अब हम कह रहे हैं R12 है ना, R12 या एकांक आवेश R12। तो R12 कहने का मतलब पहले आवेश की स्थिति दूसरे से, R21 का कहने का मतलब दूसरे आवेश की स्थिति कहां से, पहले से। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, R12 मतलब ये, R21 मतलब ये। तो अब दोनों तो मान तो आपस में क्या है, बराबर हैं और साथ में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए R12 इधर है, R21 इधर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर जो R12 है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और साथ में क्या है, विपरीत है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत बच्चों? तो जब ये दोनों की दूरियां आपस में, ये दूरियां बराबर हैं और विपरीत हैं, तो हम इसी प्रकार से हम इनके बीच में लगने वाले जो बल का मान होगा वो भी आपस में बराबर होगा और विपरीत होगा। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि भाई आवेश भी वही है, दूरी भी वही है, और केवल जो दूरी हमारा स्थिति सदिश है उसकी दिशा मान समान है, दिशाएं केवल अलग अलग है ना। तो इसलिए उनके बीच में लगने वाले बल का मान भी क्या होगा, बराबर होगा, केवल बल की दिशा क्या होगी, विपरीत। तो ऐसा आपने बच्चों कहीं पर 11वीं क्लास में पढ़ा था, आप याद करें जरा, आपने पढ़ा था इसको न्यूटन की गति के तृतीय नियम में, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही कुछ लिखा हुआ ना आपके पास में, देखिए, या हम कहें लगने वाले कुल बल का मान शून्य होता है, माइनस इधर गया प्लस में आ गया, F21 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको यहां से समझना है कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के गति के, है ना, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये इतना, इसको नोट डाउन करिए। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा बहुल आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, या हम कहें अध्यारोपण का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब किसी भी निकाय, किसी जगह पर बहुत सारे आवेश एकत्रित हो, इकट्ठे हो, और किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की हम बात करें, चूंकि बहुत सारे आवेश हैं तो सारे के सारे आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और हम किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करना चाहें कि उस पर कितना बल लग रहा है, तो ये उन सभी अन्य उपस्थित आवेशों के द्वारा उस पर आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि जैसे कोई भी आवेश जो एक जगह पर स्थित है, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान तीसरे आवेश की उपस्थिति पे कोई निर्भर नहीं करता है ना। मतलब तीसरे आवेश की उपस्थिति उसके बीच में लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करती है। कैसे, देखिएगा, समझिएगा बच्चों। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास में इस तरीके से हमने एक निकाय ले लिया, जनरली x y, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक आवेश यहाँ मान लेते हैं Q1 है, एक आवेश यहाँ पर है Q2, एक आवेश यहाँ पर है Q3। इस तरीके से आप बहुत सारे आवेश ले सकते हैं। Q1 की स्थिति मूल बिंदु से मान लेते हैं R1, Q2 की स्थिति मूल बिंदु से है मान लेते हैं R2, और Q3 की R3, ठीक है। और एक अन्य आवेश जिसको मैंने मान लिया Q0, और ये मान लेते हैं कि मूल बिंदु से R0 की उपस्थिति पर है, R0 की स्थिति पर। अब चूंकि यहाँ पर चार आवेश या चार से अधिक आवेश भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो सभी के सभी आवेश Q1, Q0 और Q1 ये आपस में एक दूसरे पर बल लगाएंगे, या हम कहें Q0 और Q2 भी एक दूसरे पर बल लगाएंगे, Q0 Q3 भी एक दूसरे पर बल लगाएंगे, या इसी प्रकार Q1 Q2 आपस में बल लगाएंगे। तो अभी मैं केवल और केवल Q0 पर लगने वाले परिणामी बल की तुलना गणना करना चाह रहा हूं कि Q0 पर Q1 भी बल लगाया क्योंकि वो आवेश है, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, तो कितना बल Q0 पर कार्य करेगा, तो ये सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे हम कहें Q1 द्वारा आरोपित बल, है ना, Q1 द्वारा आरोपित बल, तो बच्चों Q1 Q0 पर कितना बल लगा रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं F
Q0 पर उसकी स्थिति 0 से दर्शा रहे हैं हम लोग, और Q1 लगा रहे हैं 0 1, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 Q1 डिवाइडेड बाई R0 1, है ना, का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R0 1 का कैप। ठीक है बच्चों, ये था आपका सदिश रूप, याद आया आपको? ठीक है, तो Q1 द्वारा Q0 पर आरोपित बल इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से Q2 द्वारा यदि हम बल बताएं तो क्या हो जाएगा बच्चों, F02, और ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q0 Q2 डिवाइडेड बाई R02 स्क्वायर, और इनटू पे R02 का कैप। इसी तरीके से Q3 के लिए हम बात करें तो बच्चों F03 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 डिवाइडेड बाई R03 का स्क्वायर और R03 का कैप। ठीक है बच्चों, तो तीनों आवेशों के वजह से Q0 पर कितना बल लग रहा है ये हमने अलग अलग निकाल लिया। तो यदि हम कहें कि Q0 पर परिणामी बल कितना लग रहा है ना, Q0 पर परिणामी बल, तो परिणामी बल यदि हम कहें F बराबर, हम क्या कह सकते हैं कि पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल, दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल और प्लस तीसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, इन सभी के सदिश योग के बराबर होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें हमको कई सारे न्यूमेरिकल्स बनाने में मदद करेगी, है ना, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में बच्चों अब हम स्थिर विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे, और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लिया हुआ है। तो जरा सोचते हैं, देखते हैं कि यहाँ इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा, विद्युतीय बल, वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत बल। विद्युत बल तो बच्चों आपको पता है, मान लेते हैं कि ये वायु निर्वात में है, तो वायु निर्वात के लिए F चूंकि विद्युतीय बल है इसलिए मैं E लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक इलेक्ट्रॉन है तो आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का, और एक प्रोटॉन है इसलिए आवेश प्रोटॉन का, और डिवाइडेड बाई उनके बीच की दूरी, तो दूरी अपन निश्चित मान लेते हैं R²। ठीक है बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश एक इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का, और उनके बीच की दूरी R। तो या 1 मीटर भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर मान रखें तो Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के घात में 9, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों, -1.6 × 10 के घात में -19 कूलाम, और फिर इसी तरीके से एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10 के घात में -19 कूलाम। ठीक है, और डिवाइडेड बाई R², R को R ही रहने देते हैं, दूरी अपन निश्चित मान के चल रहे हैं, है ना, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है बच्चों, हल नहीं करेंगे, इसी तरीके से आप चाहें तो इन 2 कर सकते हैं, बाद में करेंगे हम इकट्ठे। अच्छा, इसी प्रकार से भी हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आपको सूत्र याद होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसको मैं Fg लिख देता हूं, और इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए G और m1 m2 डिवाइडेड बाई R²। तो m किसका है, द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं, और mp प्रोटॉन का द्रव्यमान, और दोनों के बीच की दूरी R²। ठीक है बच्चों, रखिए जरा फटाफट मान। तो G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, है ना, तो ये हो गया। और इनटू पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और डिवाइडेड बाई उनके बीच की दूरी R², जो कि दोनों को हमने नियत लेके चला हुआ है, स्थिर विद्युत बल के लिए भी और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी। मेरे ख्याल से दोनों चीजें क्लियर है आपको। तो समीकरण 1 से आपने 2 को भाग दिया, मतलब Fe/Fg, है ना, और आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये लगभग बराबर है 2.27 × 10⁻39। ठीक है, या हम कहें Fe बराबर है
2.27 इंटू 10⁻39 इंटू Fg। मतलब कि समान दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 के घात में 39 गुना होता है उसके बीच लगने वाले विद्युतीय बल के। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा जो विद्युतीय बल है गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 के घात में 39 गुना अधिक शक्तिशाली है, अधिक पावरफुल है। तो मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको क्लियर रहा। इसी तरीके से आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य या प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी आप इसको निकाल करके तुलना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, यदि हम अब यहाँ पर ये तो हमारा मैथमेटिकली हमने दिखाया कि भाई किस तरीके से हमारा स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली है। यदि अपन कुछ और इसमें समानताएं और तुलना के बारे में बात करते हैं, कुछ अंतर को भी देखते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों कुछ समानताएं और असमानताएं लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले हम समानताओं के बारे में बात करते हैं। तो स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल कहने का मतलब कि दोनों आवेशों या गुरुत्वाकर्षण बल के लिए दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दूसरा कि दोनों के दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, है ना। तीसरा, निर्वात में कार्य कर सकते हैं दोनों के दोनों बल। और चौथा, दोनों के दोनों बल संरक्षी बल होता है। ठीक है। यदि असमानता के बारे में बात करें तो पहला देखिए, स्थिर विद्युत बल आवेशों के मध्य लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य लगता है। आवेश से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा कि स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, दोनों व्यवहार करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण बल लगाता है। स्थिर विद्युत बल माध्यम की उपस्थिति में इसका मान कम हो जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये भी आप एक लाइन यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों शायद हमने कूलाम के नियम के बारे में सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पर व्यवस्थित रूप से पढ़ी और लिखी हैं। तो आप बार बार इनको पढ़ें, रिवाइज करें, नोट डाउन करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।